अगर आप किसी से ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, पैसा देने जा रहे हैं, रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो कुछ सेकंड रुक जाइए, और नहीं तो आपका पैसा डूबने जा रहा है। क्योंकि अगर गलत ज़मीन खरीद लीजिएगा, ये पता नहीं कर पाइए कि खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ चेक कर लेना चाहिए, तो पता चलेगा कि रजिस्ट्री तो आप करा लिए लेकिन ज़मीन आपका हुआ नहीं। ज़मीन जो बेच रहा था वो आपको बेवकूफ़ बना दिया, ज़मीन किसी और का था वो अपना बोल करके आपको कह दिया, और जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया उसको आपने वेरीफाई तो किया नहीं। आपको लगा कि अरे ये तो कागज़ सही दिखा रहा है, जबकि वो कागज़ जो है गलत फर्जी कागज़ आपको दिखा करके और क्या किया, आपका वहाँ पे जो है बेवकूफ़ बना करके पैसा एक तरह से लूट लिया, एक तरह से लूट करना हुआ, क्योंकि रजिस्ट्री तो आपको गलत हो गया। और जब आप उस ज़मीन पे जो है वहाँ पे कुछ जोड़ने जाइएगा, मकान बनाने जाइएगा, तो पता चलेगा कि कुछ लोग आ करके आपको जो वहाँ पे भगा दिए, क्योंकि ज़मीन दूसरे का था लीगली, ऊपर से आपके ऊपर केस भी हो जाएगा। तो कुछ मिनट का समय दे ना दीजिए, क्योंकि आपका पैसा भी बचेगा और टेंशन से जो है मुक्त भी हो जाइएगा। क्या चेक करना है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों आज के डेट में अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, आप अपने घर में ही देखेंगे, तो अगर कोई बहुत बड़ा विवाद चल रहा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि घरेलू विवाद में ज़मीनी विवाद चल रहा होगा। आपके चाचा जी से चल रहा होगा, आपके किसी जो है बगल के जो है रिलेटिव से चल रहा होगा, या जो है अगर मार्केट में ज़मीन है तो आपके ज़मीन के बगल वाले से, जो आपका वहाँ पे चारों बगल जो है चौहद्दी में होगा उसमें से किसी न किसी से चल रहा होगा विवाद। और अपने रिश्तेदार में पता करिए तो वो भी है। और अगर आप ऑन रिकॉर्ड आप चेक करना चाहते हैं तो कोर्ट के अनुसार देखिएगा तो पता चलेगा ज़मीनी विवाद सबसे ज़्यादा होता है, और लोग इसमें अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, खून खराबा भी होता है। सारे झंझट से मुक्त होने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए पहले ही। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करना है? तो देखिए होता ये है कि जब भी आप जिससे ज़मीन लेने जा रहे हैं तो पहले वेरीफाई करिए कि भाई जो ज़मीन है वो किस किस्म का है, कैटेगरी क्या है। मतलब जो ज़मीन बेचेगा उसके पास वो ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ, वो ज़मीन वो केवाला से तो नहीं है, सेल डीड मतलब वो भी किसी और से खरीद करके वो रखे हुए है और फिर बेच रहा है, ऐसा तो नहीं। या वो जो बेच रहा है जिससे आप खरीदने जा रहे हैं उसके पिताजी का ज़मीन है, और चूंकि पिताजी के ज़मीन में उसका शेयर बनता है इसीलिए वो बेच रहा है। या उसके दादाजी का ज़मीन है जिसमें उसके पिताजी और उसके चाचा जी का शेयर बनता है, और फिर चूंकि वो उसका जो है अपने पिताजी के कारण जो है इसको जो है उत्तराधिकारी के कारण जो है इसका शेयर बनता है, इसीलिए वो बेच रहा है। तो ये समझना पड़ेगा ना। तो दोनों टाइप समझते हैं कि अगर आप जिससे ज़मीन खरीदने जा रहे हैं उसके पास ज़मीन वो खुद के खरीदारी मतलब निजी अपना पैसा देकर किसी से रजिस्ट्री किया बहुत पहले, अब वो ज़मीन बेचना चाह रहा है, उसको ज़रूरत पड़ गया है या उसकी इच्छा है कि यहाँ से ज़मीन बेच के कहीं और ख़रीद ले, जो भी रीज़न होगा, तो इस कैटेगरी का अगर है ज़मीन तो क्या करना है ये समझ लेते हैं पहले, फिर दूसरे वाले में समझेंगे। ठीक, देखिए अगर आप किसी से केवाला ज़मीन, केवाला का मतलब उसने खुद के पैसे से उसके खुद के नाम पे ज़मीन ऑलरेडी है और सारे डॉक्यूमेंट है, सारा प्रूफ है, तो उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा। आप सबसे पहला डिमांड करिए कि एलपीसी डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। एलपीसी ऑलरेडी मैं वीडियो बना के बता दिया हूँ। लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट मतलब कि उस भूमि का वही मालिक है और उसी के कब्जे में है। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, कब्जा। कब्जा इसलिए मायने रखता है कि भले ही उसका जो है पेपर उसके नाम पे है, लेकिन अगर उसके कब्जे में ज़मीन नहीं है तो बहुत हद तक है कि ज़मीन को आप हथिया नहीं पाएंगे रजिस्ट्री कराने के बाद। इसीलिए लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट चाहिए। वो कैसे होगा? तो जो ज़मीन का ऑनर है रजिस्ट्री कराने से पहले जिससे आप लेना चाह रहे हैं वो जो है अप्लाई करता है लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें कार्यालय सीओ ऑफिस से मतलब अंचल ऑफिस से ये एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ इसका ज़मीन है और इसके ही कब्जे में है। ये आगे जाकर के कोई कानूनी विवाद, ज़मीनी विवाद होता है तो उसमें काम देता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा है? क्योंकि एलपीसी बनाने के लिए उसको पहले उसके नाम पे दाखिल खारिज करा करके रसीद कटवाना पड़ेगा। मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं ना, वो जिससे ज़मीन खरीदा था तो वो पहले ट्रांसफ़र करवाया है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है
कि वो अपने नाम पे एक नया रिकॉर्ड बनाए, वहाँ से ज़मीन हटा और जिससे आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं उसके नाम पे एक रिकॉर्ड बना और उसमें बताया गया कि हाँ इतने रकबे का ज़मीन है, इसका चौहद्दी है। इसके बाद उसके नाम पे फिर टैक्स, जो जिसको लगान कहते हैं, ज़मीन का टैक्स कहते हैं, वो देना वहाँ पे शुरू कर दिया और उसके बाद ही एलपीसी बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, डॉक्यूमेंट जो है एकदम जेन्युइन हो जाएगा। लेकिन अगर फर्जी डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश कर दे तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो एक और बात, उस ज़मीन पे कहीं वो जो है लोन लिया हो, भले ही उसके नाम पे, वो भी आपको जो है लिख करके चला जाए तो भी लफड़ा हो जाएगा। तो अब आपका काम क्या है कि सबसे पहले उसका जो है सेल डीड लीजिए, उसमें जो खाता खेसरा लिखा हुआ है और जो जमाबंदी अगर मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मेंशन है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नया जमाबंदी कायम हुआ होगा, जो दाखिल खारिज हुआ होगा, तो उससे कहिए कि मुझे रसीद दे दीजिए। मतलब जो पैसा टैक्स के रूप में उस ज़मीन पे उसने इतने सालों तक जमा किया है उसका एक रसीद होगा, उसमें जमाबंदी नंबर होगा। उस जमाबंदी नंबर को लीजिए और ऑनलाइन पोर्टल पे, बिहार भूमि के पोर्टल पे, जहाँ से दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, जमाबंदी चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं, या मान लीजिए कि ये जो एलपीसी के लिए अप्लाई करते हैं, जमाबंदी स्टेटस चेक करते हैं, तो वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जमाबंदी नंबर डाल के देखिए कि सच में वो जेन्युइन है या फर्जी है, एकदम प्रूफ हो जाएगा, टेंशन फ्री। अगर वहाँ पे दिख रहा है तो 95% आश्वस्त हो जाइए कि ज़मीन सही है, लेकिन 5% अभी भी लफड़ा है, क्योंकि बहुत हद तक ये भी देखने को मिला है, ऑनलाइन पोर्टल पे तो दिख रहा है लेकिन नीचे लिख देता है कि ये जो है कानूनी मान्यता इसको नहीं है, सिर्फ जो है चेक करने के लिए, जनरली आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे ये पोर्टल दिख रहा है। तो ऐसे में अब आप जो है ऑफिस में जा करके और इसके बाद पता लगाइए कि सच में इसके नाम पे जो है ये जमाबंदी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऑफलाइन रिकॉर्ड में भी होना बहुत ज़रूरी है और ये वेरीफाई आपको जो है कर्मचारी के स्तर पे होगा। ये मैंने आपको बताया है। अगर आप किसी से उसका केवाला ज़मीन से रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, केवाला पे जिसका नाम है वही बंदा जो है अब आपको रजिस्ट्री करना चाह रहा है, उस कंडीशन में मॉर्गेज चेक करना है तो उसके लिए भी पोर्टल है, जहाँ पे अगर बिहार स्टेट में है तो वहाँ पे एडवांस सर्च करके करिएगा तो आपको एक पोर्टल मिल जाएगा, जहाँ पे रजिस्ट्री जो भी होता है और मॉर्गेज जो भी होता है वहाँ पे खेसरा नंबर डालिए, जो वहाँ पे प्लॉट नंबर होता है उसको खेसरा नंबर कहते हैं, डालिए और इसके बाद चेक कर लीजिए कि कहीं मॉर्गेज तो नहीं कर दिया है ज़मीन किसी बैंक को या किसी कंपनी को जो है एग्रीमेंट या लीज तो नहीं किए हुए हैं। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के ज़मीन पे, जो पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति वाला तो सबसे ज़्यादा विवाद होता है, क्योंकि ज़मीन का जो है हिस्सा जो बेचता है उसका कम रहता है, वो अपने से ज़्यादा ज़मीन बेच देता है और जो ज़मीन लेता है बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहला काम करिए, जिससे ज़मीन ले रहे हैं कहिए कि वो बंटवारा करके जो है क्या वो अपने नाम पे जमाबंदी कायम किया हुआ है या नहीं। मतलब कि अगर किसी के दादाजी के नाम पे ज़मीन है, किसी के पिताजी के नाम पे ज़मीन है, तो जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं उसका काम होता है कि जमाबंदी बनवाते हैं, अलग से रसीद देना शुरू करते हैं और एक तरह से उनका हिस्सा कायम हो जाता है कानूनी रूप से। और जनरली देखा जाता है कि ऐसा लोग नहीं करवाते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि कानूनी रूप से बेटा और बेटी को बराबर हक मिला होता है, राइट। अगर वो जाएंगे ये चीज़ करने के लिए, लीगली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो पता चलेगा ऑटोमेटिक जो है बेटी का हिस्सा हो जाएगा और बेटी आके साइन नहीं करेगी, तो ऐसे में मामला जाएगा यहाँ पे फंस। तो वो लोग जो है मौखिक रूप से मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कैसे। मान लीजिए किसी आदमी का 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटा और 2 बेटी हैं, और उस आदमी के पास जो है 4 कट्ठा ज़मीन भी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कानूनी रूप से उस आदमी का जो बच्चा है वो जो है 1-1 कट्ठा हो जाता है। 1 कट्ठा मतलब 2 बेटा और 2 बेटी पे और 4 कट्ठा ज़मीन है। लेकिन सामाजिक स्तर पे लोग मान लेता है कि बेटी का हिस्सा नहीं है, 2 भाई है उसी का हिस्सा है, जिसके कारण से वो माइंड में सेटअप करके बैठा रहता है कि 4 कट्ठा है तो 2 भाई जो है इसमें 2-2 बराबर हिस्से में बांट लेगा, मतलब 2 कट्ठा 2 कट्ठा। अब जब उसमें से किसी एक को, जिससे आप ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, मान लीजिए वही भाई है, ठीक, अब उसके पास जो है कानूनी रूप से 1 कट्ठे का हिस्सेदारी है, लेकिन सामाजिक स्तर पे वो मान के बैठा है कि उसके पास 2 कट्ठे की हिस्सेदारी है, ठीक। अब आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, वो 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिया, लेकिन कानूनी रूप से तो आपका जो है वहाँ पे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जिससे आप ले रहे हैं वो जो है लीगली 1 कट्ठे का ऑनरशिप रखता है, 2 कट्ठे कैसे बेच दिया।
अब आप ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं और जब उसमें जाते हैं तो मामला जाता है फंस, क्योंकि वहाँ पे मामला वंशावली मांगेगा और उस अनुसार से उसका हिस्सा होता है या नहीं। अगर कोई उसमें से बहन जा करके कानूनी रूप से दावा ठोक देती है तो ज़मीन का ऑनरशिप आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ज़मीन बेचा वो अपने हिस्सा जितना बनता है उससे ज़्यादा ज़मीन उसने बेच दिया। अब आपको एक कट्ठे से ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप विवाद में फंसेंगे, आपका पैसा बर्बाद जाएगा। जो पैसा वो ले लिया वो जल्दी रिटर्न देगा ही नहीं, जल्दी क्या देगा ही नहीं। और दूसरा, आप कानूनी रूप से हो सकता है आगे जा करके आपका तो ऐसे ही जो है जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए, लफड़ा में फंस जाइएगा ना। तो इसीलिए उससे डिमांड करिए। अगर किसी के पैतृक संपत्ति को ले रहे हैं तो ऐसे में उसको कहिए वंशावली बनवा करके जो पंचायत सचिव होता है उस लेवल का देने के लिए, और नहीं तो कोर्ट से कहिए एफिडेविट देने के लिए कि वंशावली में ये है। अगर ऐसा नहीं करता है तो समझ जाइए मामला फंस गया। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर ज़मीन में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं सीधा कहिए इसका वंशावली नहीं, जाओ भाई जमाबंदी जो है कायम करके जमाबंदी नंबर अपने नाम पे रिकॉर्ड करके वहाँ पे बनवाओ, ऑनलाइन पोर्टल पे दिखवाओ जमाबंदी की इतना हिस्सा बनता है, तब जाके आगे प्रोसेस करिए। क्योंकि जैसे ही जमाबंदी बनवाने जाएगा वो लगाएगा वंशावली, और अगर वंशावली में उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, सिस्टर का नाम नहीं रखा है, कल के डेट में वो क्लेम करेगी तो जिसने जमाबंदी बनाने के लिए अप्लाई करने के लिए फर्जी जो है तरीके से वंशावली बनाया है उस आदमी पे जो है केस लग जाएगा और केस हो जाएगा। इसलिए डर के मारे लोग आज के तारीख में वो जो है सिर्फ भाई का नाम नहीं रखता है, बल्कि अगर जमीन में बहन है तो कहता है ये आपका पारिवारिक मामला है, सभी बहन को बुला लीजिए और साइन करवा लीजिए, कहिए कि जो मुझे ज़मीन नहीं चाहिए स्वेच्छा से, तब जा करके आपको पूरा ज़मीन मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए पैतृक संपत्ति में जो है लोग घबराते हैं। किसी भी आदमी से पैतृक संपत्ति आए तो खरीदने से पहला, और दूसरा कोई भी बैंक को कहिएगा कि लोन दीजिए पैतृक संपत्ति पे तो वो कान पकड़ लेगा, कहेगा नहीं 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 नहीं, केवाला है तो दीजिए, अदरवाइज नहीं करना चाहते, लफड़े में नहीं फंसना चाहते हैं। मेन खेल हो जाता है हिस्सेदारी का। वो अपने से ज़्यादा मानसिक तौर पे तैयार रखता है कि मेरे पास ज़्यादा हिस्सा बनता है, कानूनी तौर पे उसका हिस्सा बनता नहीं है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को तो आप चेक ही कर लीजिएगा। तो फिर से रिमाइंड में कर देता हूँ क्या क्या चीज़ चाहिए। उस आदमी से जिससे ज़मीन खरीदें उससे डिमांड करिए वंशावली, अगर पैतृक संपत्ति है तो। दूसरा, डिमांड करिए जमाबंदी नंबर कायम हर हाल में करवाने के लिए कहिए कि ये आपका काम है, आप जमाबंदी कायम करके दिखाइए, है ना। और रिकॉर्ड में जमाबंदी में है तो मतलब वो जो अंचल अधिकारी है वो अप्रूव्ड करता है, अंचल ऑफिस अप्रूव्ड करता है कि हाँ इसके नाम पे इतना ज़मीन चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जमाबंदी कायम रहता है, कुछ घूस लेकर के कुछ लोग काम करवा लिए रहते हैं, लेकिन बाद में जा करके जो रियल हिस्सेदारी होता है कोर्ट से जा करके उस जमाबंदी को भी टुटवाता है, सेल डीड भी कैंसिल होता है, इतना तक होता है। तो और इसीलिए मैं कहता हूँ ज़मीन लेने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट को तो चेक करके ही जाइएगा, इसमें मत चूकिएगा। और दूसरा, अभी जो है बिहार सरकार खासकर पोर्टल पे आप वहाँ पे जो डालिएगा उस जमाबंदी का, तो अगर कोई विवाद है तो वो भी वहाँ पे दिखाता है। तो बहुत हद तक धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रहा है, जो कि आपको ज़मीन खरीदने में, डिसीजन लेने में जो है बहुत हद तक हेल्प करेगा। ये वीडियो 1% भी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाया हो, काम का दिया हो, आपको लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड किया हो, इसको शेयर जरूर करिए और लाइक करके जाइएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। मिलते हैं फ्रेश अपडेट में एक साथ।